मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो आज की 7 गुड न्यूज हम आपको बताएंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। अयोध्या में भव्य रामोत्सव का श्री गणेश हो गया है। ध्वजारोहण महोत्सव से पहले अयोध्या की खूबसूरती देखते ही बन रही है। यहाँ राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। अयोध्या में संपूर्णता की सतरंगी छटा। जी हाँ, आपको बता दें कि अयोध्या के गली मोहल्ले ही नहीं बल्कि बाजार भी सज चुके हैं। हर ओर उत्सव उमंग का माहौल है। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी, वो अवधपुरी जिसके कण कण में प्रभु राम का वास है, जहाँ रोम रोम में श्री राम समाये हैं। वो अयोध्या नगरी एक बार फिर राममय है। धर्म ध्वजा फहराने के भव्य समारोह से पहले पूरे शहर में तैयारियों के सुनहरे रंग बिखरे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो अवधपुरी में आस्था का सतरंगी संसार रचा बसा है। दरों दीवार से लेकर बाजारों तक रौनक है। क्या गली मोहल्ले, क्या बाजार, हर तरफ राम भक्त की सुगंध बिखरी है। 25 नवंबर को श्री राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले पूरा अयोध्या शहर अद्भुत दिव्यता से भर उठा है। ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों में यहाँ के दस्तकारों और कलाकारों की भी अहम भूमिका है। तैयारियां चाक चौबंद हैं। गली चौराहों और सड़कों को सजाया संवारा जा रहा है। चित्रों के माध्यम से राम संस्कृति को उकेरा जा रहा है। अब अंदर से भाव सर यही लगता है कि हमारी बनाई हुई पेंटिंग को लोग देखेंगे और वो दूर दूर तक नाम होगा हमारा। हम लोग यहीं के लोकल के भी हैं। अभी तक लोग कहते थे कि यहाँ पेंटिंग बनाने वाले सब बाहर से आते हैं, लेकिन हम लोग यहीं फैजाबाद के ही निवासी हैं, अयोध्या के ही निवासी हैं। ध्वजारोहण उत्सव के लिए अयोध्या जगमगा रहा है। राम पथ से लेकर हनुमानगढ़ी तक बाजार ऐसे गुलजार हैं जैसे उत्सवी माहौल हो। दुकानों पर सजावट के अच्छे अच्छे आइटम्स मिल रहे हैं। राम दरबार और श्री राम की मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। छोटे राम दरबार, लकड़ी की मूर्तियां और हैंड पेंटेड स्क्रॉल की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है। बहुत भीड़ है, रोज ग्राहक बढ़ते हैं। जैसे मेले में ज्यादा बढ़ जाती है भीड़ यहाँ पे, और वैसे भी चलता रहता है, रोज मेला रहता है यहाँ पे लगभग। राम भक्ति से गलियां चमक रही हैं, बाजार दमक रहे हैं। अयोध्या के साधु संत और राम भक्त चहक रहे हैं, क्योंकि ये राम उत्सव की शुभ बेला है। ऐसे में जगह जगह कलाकार प्रभु राम की पेंटिंग्स बना रहे हैं, सजा रहे हैं और राम भक्ति में समा रहे हैं। श्रद्धा, भक्ति, आस्था और प्रेम के रंगों से अयोध्या जगमगा रही है। ऐसा ही एक रंग मिठास का भी है। ध्वजारोहण समारोह के बाद श्रद्धालुओं और अतिथियों को जो प्रसाद दिया जाएगा, उसके लिए भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। शुद्ध देसी घी, बेसन, खांड और प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, इन्हीं सामग्री से बन रहे हैं ये खास लड्डू, जिन्हें पहले रामलला के चरणों में अर्पित किया जाएगा और फिर भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। ये बड़े बड़े जो लड्डू हैं वो आपको दिख रहे हैं, और इन लड्डुओं की वो खास बात है शुद्ध देसी घी, और इसमें मेवे का भरपूर रोल है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो कारीगर हैं ये लड्डू बनाने में व्यस्त है, और लगातार यहाँ पे जो तैयारियां हो रही है वो राम उत्सव को लेकर हो रही है, ध्वजारोहण को लेकर हो रही है। इसके लिए ट्रस्ट ने 500 किलो लड्डुओं की तैयारी कर रही है। ये लड्डू पहले रामलला को भोग लगाए जाएंगे, उसके बाद मेहमानों को प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। जय श्री राम लिखा गमछा भी यहाँ की नई पहचान बन चुका है। हर दुकान पर इसकी भारी डिमांड है। तुलसी की माला और पूजा के सामान की बिक्री में भी तेजी है। चाहे दुकानदार हो या रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु, यहाँ हर चेहरे पर श्रद्धा, उत्साह और संतोष का भाव झलक रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण केवल रस्म नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की सदियों पुरानी आस्था का उत्सव बनने जा रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
करीब 7 महीनों के बाद अब 4 धाम यात्रा के समापन की बेला आ चुकी है। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा संपन्न हो जाएगी। शुक्रवार से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की शुरुआत होगी। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है पंच पूजा से 4 धाम यात्रा के समापन का आगाज। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं और अब केवल बद्रीनाथ धाम की यात्रा जारी है। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मंदिर में 5 दिनों तक विशेष पूजा की जाएगी। शुक्रवार को गणेश पूजा के साथ पंच पूजा की शुरुआत हो रही है और इस पूजा के बाद मंदिर में मौजूद भगवान गणेश के कपाट बंद होंगे। धाम में पंच पूजा और कपाट के बंद होने के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल नयन सिलोड़ी। 21 नवंबर को सबसे पहले बद्रीनाथ धाम में गणेश जी के कपाट, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के अंदर विराजमान रहते हैं, गणेश जी के कपाट बंद हो जाएंगे। 22 नवंबर को बद्रीनाथ धाम में केदारनाथ के रूप में विराजमान आदि केदारेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। शिव भोलेनाथ को अन्नकूट दिया जाएगा और उसके बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 23 नवंबर को यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में खड़ग पुस्तक वेदों मंत्रोच्चार, जो यहाँ पे वेद पूजा पाठ मंत्रोच्चार जो होता है वो बंद हो जाएगा और मन के अंदर यहाँ पे मंत्रोच्चार का उच्चारण किया जाएगा। 24 को कढ़ाई भोग माँ लक्ष्मी जी को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह के अंदर से बुलावा भेजा जाएगा और ये 24 तारीख की प्रोसेस हो। 25 नवंबर को जो होगा बद्री विशाल के मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने से पहले माँ लक्ष्मी को स्त्री रूप में, जो यहाँ के पुजारी हैं रावल जी, वो स्त्री रूप रखेंगे, माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएंगे और वहाँ से माँ लक्ष्मी जी को अपने साथ बद्री विशाल के गर्भगृह में विराजमान करेंगे और इसी के साथ बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। और तीसरी गुड न्यूज आई है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से, जहां पर मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। खास बात यह है कि शावकों को जन्म देने वाली मुखी का जन्म भी भारत में ही हुआ है और ये पहली बार है जब भारत में जन्म लेने वाली चीता ने शावकों को जन्म दिया हो। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है चीता संरक्षण में बड़ा कदम, 5 शावकों का जन्म। जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में पहली भारतीय मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया। भारत में ही जन्मी 33 महीने की मादा चीता मुखी द्वारा शावकों को जन्म देना चीता प्रोजेक्ट की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मुखी और उसके 5 शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये पहली बार है जबकि भारत में जन्मी किसी मादा चीता ने देश की धरती पर सफल प्रजनन किया हो। मुखी अब प्रोजेक्ट चीता की पहली ऐसी मादा बन गई है जिसने 5 शावकों को जन्म देकर चीता संरक्षण प्रयासों को सफलता प्रदान की है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में वन्य जीव इतिहास में एक बड़ा ऐतिहासिक पल आज रिकॉर्ड हुआ है। दरअसल ये ऐतिहासिक उपलब्धि है उस पुनर्वास परियोजना की जिसे लेकर के दुनिया भर की नजरें थी। दरअसल मध्य प्रदेश के कूनो में मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीता जो है उन्होंने तो पहले भी कूनो में शावकों को जन्म दिया है, लेकिन यहाँ हम आपको बता देते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में जिस मुखी मादा चीता ने शावकों को जन्म दिया है, ये वही मादा चीता है जो कि खुद भारत में जन्मी है और इसीलिए ये एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। एशियाई शेरों के लिए मशहूर गुजरात में अब बाघों की भी एंट्री हो गई है। यहाँ के दाहोद जिले के रतन महाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बाघ देखा गया है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के मुताबिक अब इस बाघ ने गुजरात में अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है गुजरात में 32 साल के बाद लौटा बाघ। जी हाँ, आपको हम बता दें कि गुजरात में बाघ के वापस लौटने से न सिर्फ वनजी प्रेमी बेहद उत्साहित हैं, बल्कि बाघों के वापस लौटने से गुजरात अब शेर, बाघ और तेंदुए की त्रिमूर्ति की मौजूदगी वाला राज्य बन गया है। एशियाई शेरों के लिए मशहूर गुजरात कैट प्रजाति के नए मेहमान के आगमन से झूम उठा है। दरअसल यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर एक बार फिर से वापस पहुँचा है। पानी में आराम करते इस 5 साल के रॉयल बंगाल टाइगर ने गुजरात में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है।
करीब 3 दशक में पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर ने प्रदेश में स्थायी निवास बना लिया है। वन विभाग के मुताबिक इसे गुजरात के रतन महाल में पहली बार 9 महीने पहले देखा गया था। तभी से इस बाघ की मॉनिटरिंग की जा रही थी। गुजरात का रतन महाल मध्य प्रदेश के बाघों की आबादी वाले झाबुआ और काठीवाड़ा क्षेत्रों की सीमा से लगा हुआ है। हाल में एमपी में भी बाघों की आबादी में और बढ़ोतरी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि 5 साल का ये बाघ शायद एक नया इलाका तलाश करते हुए गुजरात पहुंचा है। गुजरात के इकोलॉजी के नजरिए से ये एक ऐतिहासिक घटना है। गुजरात के दाहोद जिले में रतन महल वन फॉरेस्ट है, वहाँ पहला बाघ दिखाई दिया और उनकी पुष्टि वहाँ वन विभाग ने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे उनमें उनकी हाजिरी की पुष्टि हुई। उस बाद हमारा वन विभाग उस पर नज़र रखता रहा और ये उनकी मूवमेंट पर भी हम सर्वेलेंस करते थे। ये बाघ तंदुरुस्त है और आज ये बाघ वहाँ सेटल हो गया है। अब इसी रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो अगस्त का है, जब गर्मी थी। ऐसे में यह बंगाल टाइगर गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में डुबकी लगाता नजर आया। गुजरात में रतन महल के एरिया में एक टाइगर की उपस्थिति कुछ समय से है और उसके लिए जो है हम लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं और हमारा अनुमान है कि ये एमपी के एरिया में जो टाइगर रिजर्व है उसके बाहर भी कुछ टाइगर पॉपुलेशन है, उसमें से शायद ये इधर झबुआ साइड से आया है। और जब से आया हम लोग इसका कंटिन्यूअस जो है मॉनिटरिंग हमारा चालू है कि जी जो विस्तार है उसमें उसको प्रेवेश मिल रहे, उसको पानी की व्यवस्था वगैरह हो और उसको हम लोग कंटिन्यूअसली सभी तरह से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी हमने तुरंत ही इन्फॉर्म कर दिया था। गुजरात के रतन महल में रॉयल बंगाल टाइगर का आना कई और नजरियों से भी अहम माना जा रहा है। बाकी बेजुबानों के लिए सुरक्षित और स्थायी आशियाने की जगह और बढ़ रही है। जो ये बाघ है वो स्थायी रूप से जो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो स्थायी रूप से अवर जवर कर रहा है, तो ये गुजरात के लिए एक बड़ी सिद्धि होगी कि गुजरात में लायन और तेंदुए के बाद अब बाघ भी जो है वो स्थायी वसवाट कर रहे हैं। अगर जो ये बाघ जो है वो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थायी हो चुका है, तो ये गुजरात के लिए बहुत बड़ी सिद्धि कही जा सकेगी कि कैट फैमिली मेंबर के तीनों वन्य जीव जो है वो यहाँ पे रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थायी हो चुके हैं। गुजरात में शेरों की संख्या 890 से ज्यादा है, लेकिन अब यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर की एंट्री से वन विभाग और वन्य जीव प्रेमी भी उत्साहित हैं। गुजरात के दाहोद से ध्रुव गोस्वामी के साथ अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे। और अब ये गुड न्यूज पराली के प्रदूषण से जूझती दिल्ली के लिए है। एक युवा इंजीनियर ने पराली से एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो न केवल पराली से निपटाने को इको फ्रेंडली विकल्प है, बल्कि इससे तैयार प्रोडक्ट का पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी जमकर इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है पराली से प्रदूषण पर चोट, पर्यावरण रक्षा का संदेश। थर्मोकोल जैसा दिखने वाला यह सफेद ब्लॉक्स प्रदूषण को मात देने का एक मजबूत विकल्प है। ये ब्लॉक्स बने पराली हैं, वही पराली जिसका धुआं हर साल ठंड के मौसम में दिल्ली की हवा को जहरीला बनाकर सांसों पर गंभीर खतरा बनता है। इसी धुएं को रोकने के लिए एक युवा इंजीनियर ने एक ऐसी चीज बनाई जो पराली के साथ मिलकर एक ऐसा पदार्थ तैयार करता है जो दिखता तो थर्माकोल जैसा है, लेकिन ये पर्यावरण को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसे माइसीलियम बोलते हैं और ये विकल्प है मार्केट में थर्माकोल का। अगेन थर्माकोल नुकसान पहुंचाता है हमारे ज़मीन को, मान लीजिए एनवायरनमेंट को, मान लीजिए। ये उसका ऑप्शन है जो कि कम्प्लीटली पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। अब ये बनता है पराली से। मिलिए दिल्ली के युवा मैकेनिकल इंजीनियर अर्पित धूपर से, जिन्होंने पराली से एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो एक खास तरह का पैकेजिंग मटेरियल है जो इको फ्रेंडली है और पर्यावरण का तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचाता।
जो आम मशरूम होता है उसको गेहूं का चारा चाहिए, गोबर चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें चाहिए। ये वाले मशरूम स्ट्रेन को केवल और केवल पराली चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग किसानों से पराली को प्रोक्योर करते हैं, उसको हम श्रेड करते हैं, छोटा छोटा हिस्सा करेंगे। अब ये पराली होती है ड्राई, इसको हम लाके इस मशीन में डालेंगे, पानी ऐड करेंगे, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी मशरूम स्पीशीज़ है, उसको मॉइस्चर चाहिए, उसको पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अब ये जब मॉइस्चर प्लस पराली वाला जो हमारा मटेरियल हुआ, इसको सबसे पहले स्टेप में हम इसको क्लीन करना होता है, यानी हम लोग को इसको स्टीम से इसको ट्रीट करते हैं, ताकि हमारा इसके अंदर जो अभी के तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे मर जाएं और वो खाली जगह बचे। फिर उसके अंदर हम अपना मशरूम स्ट्रेन डालेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को टेक्निकली बोला जाता है इनोकुलेशन, यानी कि हम अपना कल्चर इसके अंदर डालेंगे। तो जैसे हिंदुस्तान में सब लोगों ने किया होगा कि दूध में आप थोड़ा सा दही मिलाइए, पूरा दही बन जाता है, उसी तरह से जब हम इसमें थोड़ा सा मशरूम स्ट्रेन मिलाएंगे, वो मशरूम स्ट्रेन पूरा उसको कवर कर लेगा, पूरा पराली को कवर कर लेगा, पूरा पराली को और फैल जाएगा। अब जब मशरूम स्ट्रेन फैलता है तो अपनी सबसे पहले जड़ें फैलाता है, उस जड़ों को टेक्निकली बोला जाता है माइसीलियम, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम भी माइसीलियम पैकेजिंग पड़ा। अर्पित अपने इस नए इनोवेशन के जरिए हर महीने लगभग 100 टन पराली को जलने से बचाने का दावा करते हैं, यानी साल भर में करीब 1200 टन पराली को वो जलने से बचा लेते हैं। अब वापस से याद करने वाली बात यह है कि ये ऑर्डिनरी मशरूम नहीं है, तो इसकी जो जड़ें हैं ना वो बहुत मजबूत है। तो वो जड़ें क्या करती है, पराली को बांध के रखती है अपनी जगह पे बहुत कस के, ठीक है। क्योंकि वो जब बांध के रखती हैं तो इस पराली और इस माइसीलियम को जब हम मोल्ड में डालते हैं, कोई भी शेप में हम डालते हैं, तो वो उस मोल्ड का शेप ले लेता है, उसको भी वो कस के पकड़ता है। फिर इस मटेरियल को हम उठा के अवन कर देंगे, तो अवन में क्या है कि जो उसका माइसीलियम है, जो मशरूम स्ट्रेन है, वो तो मर जाएगा, और जो हमारे पास बचा सिर्फ पराली बचा, पराली और मशरूम की जड़ें, ठीक है। पर ये इतना स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने अभी ये प्रोडक्ट देखा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है कि ये थर्माकोल से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। अर्पित के इको फ्रेंडली थर्माकोल की बाजारों में खूब डिमांड है, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की है कि पराली जलाने को मजबूर किसानों को वो एक विकल्प दे रहे हैं। अर्पित की ये कहानी सिर्फ एक इनोवेशन नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक संकल्प है, मानव प्रकृति के प्रति एक पूजा हो। अर्पित की ये कोशिश आने वाले पीढ़ियों के लिए साफ हवा और स्वच्छ भविष्य लेकर आएगी। मनीष रसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो कश्मीर का नज़ारा हर मौसम में मनमोहक होता है, लेकिन ठंड की शुरुआत के साथ ही कश्मीर में पतझड़ का जो मौसम होता है वो अद्भुत होता है। यहाँ चिनार के सुर्ख रंग वाले पत्ते कश्मीर की धरती को लाल चादर से ढक देते हैं। ऐसे में आज की हमारी जो अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो है कश्मीर में हरियाली ने ओढ़ी लाल चादर। जी हाँ, कश्मीर की खूबसूरती में हर मौसम अलग तस्वीर पेश ये करता है, लेकिन कश्मीर का पतझड़ कश्मीर की सूरत बदल देता है। जब कश्मीर की पहचान चिनार के पत्ते रंग बदलना शुरू करते हैं, बागों में मौजूद चिनार की हरियाली जब लाली में तब्दील हो जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। कश्मीर में साल के 4 मौसम अपनी अलग अलग खूबसूरती बयान करते हैं, चाहे वो बाहर का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या फिर पतझड़ का, जिसको ऑटम कहते हैं। ख़ास तौर से अगर इस मौसम की बात करें तो ये मौसम कश्मीर का नज़ारा ही बदल देता है। हरियाली से भरे पेड़ पौधे सब जो है लाल रंग में बदल जाते हैं। ख़ास तौर से चिनार के पत्ते जो हैं वो जिस अंदाज से इस मौसम में रंग बदलते हैं वो अलग ही और अद्भुत नज़ारा पेश करता है। कश्मीर में ऑटम सीज़न में चिनारों के इस पतझड़ और रंग बदलने के नज़ारे को देखने के लिए देश और दुनिया से हज़ारों की तादाद में पर्यटक कश्मीर आते हैं। चलिए अब बात एक ऐसे छोटे से देश की जिसका आपने अब तक शायद नाम भी नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं कैरिबियाई देश कुराकाओ की, जिसने 2026 की फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है। ऐसे में हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ यहीं से है। फुटबॉल की दुनिया में कुराकाओ का करिश्मा। जी हाँ, देखिए, फुटबॉल की दुनिया में कारनामा करने वाले देश कुराकाओ की आबादी महज 1,56,000 है और ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इस छोटे से देश ने खेल के सबसे बड़े मंच पर अपनी जगह बनाकर सबको चौंका दिया। कुराकाओ ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। ये फीफा इतिहास का सबसे छोटा देश बन गया है जिसने विश्व कप प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले ये रिकॉर्ड आइसलैंड के नाम था, जिसकी आबादी 2018 में लगभग 3.5 लाख थी। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज़ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।